साहित्य कुमार जी और इस अवसर पर उपस्थित साहित्य के क्षेत्र में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हमारे सभी प्रबुद्धजन बहनें, आज हम सब लोग एक विशिष्ट विषय को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और विषय को विस्तार से माननीय पवारकर जी ने हम सबके मध्य रखा है। मैं समझता हूँ कि उससे विषय भी हमें समझने का अवसर मिला होगा और विषय के महत्व को भी हम ठीक प्रकार से जान पाए होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा आज ही नहीं लगभग 120 बरस पहले से इस दिशा में समय समय पर अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह करती आई। किसी भी संस्था और व्यक्ति के लिए 100 साल की पूर्णता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है और फिर ऐसी संस्था जिसका कार्यालय तो दौलतगंज में हो, लेकिन उसको डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जैसे लोग, निराला जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का सानिध्य और सहयोग मिला हो तो उस संस्था की निश्चित रूप से गरिमा और बढ़ जाती है। मैं जानता हूं कि साहित्य सभा के योगदान से इस पूरे परिक्षेत्र में साहित्य का भी सृजन हुआ, काव्य का भी सृजन हुआ और बहुत सारे स्थानीय लोगों को समय समय पर मंच साहित्य सभा ने उपलब्ध कराया। उसका समाज को निश्चित रूप से फायदा भी हुआ और आज जब हम विश्व को भारत की देन इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं तो हम सबके ध्यान में आया होगा कि हमारा ही नहीं, आजादी के 75 साल बाद भी हम सब लोगों का ज्ञान कितना अधूरा है और इसको पूर्णता प्रदान करते करते साहित्य सभा को कोशिश करते करते हो सकता है 1 शताब्दी और लग जाए, लेकिन विषय खत्म नहीं होंगे, समय ही कम पड़ता रहेगा। क्योंकि भारत सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं की दृष्टि से इतना समृद्ध है कि एक शब्द में अगर कोई प्रवेश करने की कोशिश करे तो पूरा अनुसंधान कर सकता है। इतनी ताकत भारत के शब्द में और साहित्य में है। यह सच है कि एक कालखंड ऐसा आया, आक्रमणों के कारण, मुगलों के आक्रमणों के कारण, अंग्रेजों की अधीनता के कारण, कि थोड़ा हम आत्महीनता और आत्मग्लानि के दौर से गुजरे और उस वजह से जो तकलीफ है वो आज भी भारत भोग रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं
साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। नई पीढ़ी के पास अगर जानने के लिए साहित्य नहीं है, मंच नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, तो हम नई पीढ़ी को भी कितना दोष दे सकते हैं। निश्चित रूप से ये आज हम सबकी पीढ़ी का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा कर रही है। इसके लिए मैं साहित्य सभा के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा व्यवस्थाओं के बारे में सोचकर देखें तो ध्यान में आएगा। सवाल पद का नहीं है, सवाल व्यवस्था का नहीं है, सवाल व्यक्ति का भी नहीं है। सवाल है व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ है। और अगर व्यक्ति का निर्माण ठीक होता है तो वो जिस किसी स्थान पर भी बैठता है वो देश और समाज के काम आता ही है। आजादी के बाद हम सब लोगों ने अनेक दृष्टियों से अनुभव किया होगा कि भारत यानी कोई गरीबों का देश, भारत यानी अभाव का देश, भारत यानी पिछड़ा देश, भारत यानी बड़ी जनसंख्या वाला देश। और उसके कारण दूसरे देश का एक पैन भी होता था तो व्यक्ति गर्व महसूस करता था। लेकिन अगर संस्कारों के द्वारा, साहित्य के द्वारा निर्मित व्यक्ति अगर ठीक स्थान पर पहुंचता है तो स्थितियां अपने आप परिवर्तित होती है। इतने दिन में आप सब लोगों ने ध्यान में आया होगा कि जो परिस्थितियां 2014 से परिवर्तित हुई उसमें लगातार हम भारतीय हैं ये गौरव गान करने का जज्बा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी आबादी कम नहीं हो रही। अभी जो कुछ प्राप्त करना है सब कुछ हम प्राप्त कर भी नहीं पाए, लेकिन हमने जिनको व्यवस्था सौंपी है उनमें भारतीयता कूट कूट के भरी है। उनका व्यक्तित्व तो भारत की विशेषताओं से भरा है, भारत के अभिमान से भरा हुआ है। भारत का गर्वगान करने में वो गौरव महसूस करते हैं और उसके कारण आपने अभी तक इन 9-10 वर्षों में जनसंख्या को अभिशाप है ऐसा सरकारों के मुंह से सुना नहीं होगा। नहीं तो हमारे यहाँ जो आता है वो अपना वृक्षारोपण का पाठ पढ़ाता, परिवार नियोजन का पाठ पढ़ाता। ये सब चीजें भारत के संस्कृति में रची बसी हैं। अब कोई हमको बाहर से आए और पेड़ लगाने की बात करे, भारत तो वो देश है जो पेड़ की पूजा करने वाला देश है, नदी और पहाड़ों की पूजा करने वाला देश है, तो हमको कोई क्या सिखाएगा। तो ठीक ऐसे ही जनसंख्या का, अब जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं, लेकिन जनसंख्या को हम ही अभिशाप समझें, हम ही आत्मग्लानि से भर जाएं, यह उचित नहीं। जनसंख्या अगर बोझ भी है तो जनसंख्या हमारी ताकत भी है। इसलिए आपने देखा होगा शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा
कि हम दुनिया में किसी पर नजर झुकाकर बात नहीं करेंगे और हम नजर उठाकर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन नजर में नजर मिलाकर बात करेंगे। कोई भी देश हो, बड़ा हो सकता है, धनाढ्य हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा आगे हो सकता है, लेकिन हमारी अपनी विशेषताएं हैं। अगर हम उन विशेषताओं को सामने रखेंगे तो अंततोगत्वा उसको भारत का लोहा मानना ही पड़ेगा। और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि पहले जो देश अपने आप को धनाढ्य और बड़ा मानते थे, जिन देशों में भारत का प्रधानमंत्री पिछली सीट पर बैठा करता था, वही देश आज लाल गलीचा बिछाकर भारत और भारतीयता का स्वागत करते हैं। यह साहित्य और संस्कार की ही देन है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों जब G20 यहां हुआ या पेरिस में सोलर अलायंस की मीटिंग हुई, तो हमारे कृतित्व के कारण, हमारे व्यक्तित्व के कारण, हमारी विशेषताओं के कारण, हमारी ताकत के कारण, हमारी बुद्धिमत्ता के कारण, हमारे विज्ञान के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये कहने के लिए विवश होना पड़ा, वन वर्ल्ड, वन सन और वन मोदी। ये अगर हुआ तो हमारे साहित्य और संस्कार के कारण ही हुआ। दुनिया का कोई देश पैसे में धनाढ्य हो सकता है, दुनिया का कोई देश तकनीक में हमसे समृद्ध हो सकता है, लेकिन भाई तुम्हारे पास तकनीक होगी, पैसा होगा, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा बाजार दुनिया में किसी देश के पास नहीं। तुम कुछ भी बनाओगे, अगर हमने तय कर लिया कि भारत की आबादी खरीदेगी नहीं, तो आपकी फैक्ट्रियों में ताले डलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ये जनसंख्या हमारी ताकत है। तो कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं कि साहित्य हमारी ताकत से आम जन को परिचित कराता है। जब परिचय होगा तब गर्व होगा, और जब गर्व होगा तो उस गर्व की अनुभूति हम करेंगे। अनुभूति होगी तो व्यक्ति के निर्माण में उसका समावेश होगा। व्यक्ति के निर्माण में उसका समावेश होगा तो व्यक्ति जिस पद को, जिस दायित्व को धारण करेगा, वह उसके काम करने में झलकेगा। तो इस दिशा में मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा बहुत तेजी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मौसम की प्रतिकूलता के कारण बहुत सारे लोग अभी बाहर से आने वाले पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन सभी विद्वान आएंगे और इस मुख्य विषय पर अपने विचार का प्रतिपादन करेंगे, और जो दस्तावेज तैयार होगा वो दस्तावेज निश्चित रूप से समाज का पथ प्रदर्शन करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय श्रीधर जी वैसे तो देश भर में ही प्रवास करते हैं और काम देखते हैं, लेकिन ग्वालियर में
उनका सानिध्य हम सब लोगों को लगातार प्राप्त होता रहता है और उनके मार्गदर्शन में अनेक काम इस ग्वालियर में हो रहे हैं। उन्हीं की जिद थी कि एक बार अटल जी जाते जाते कह गए थे कि एक बड़ा हिंदी भवन ग्वालियर में बनना चाहिए। तो अटल जी तो उसके बाद चले गए, फिर वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और अटल जी उसमें जो भूमिका निर्वाह करना चाहते थे वो बेचारे नहीं कर पाए। लेकिन श्रीधर जी पीछे पड़े रहे और मुझे लगता है श्रीधर जी की जो साधना है वो उस हिंदी भवन को कुछ दिन में मूर्त रूप देने में सफल होगी। इसके लिए निश्चित रूप से प्रयत्न चल रहे हैं। सरकारों के माध्यम से भी निश्चित रूप से साहित्य, संगीत, संस्कृति की दृष्टि से अनेक प्रकार के आयाम बदले हैं जो निश्चित रूप से लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं। इस बार ग्वालियर में तानसेन समारोह भी आपने बदले हुए स्वरूप में देखा होगा तो ध्यान में आया होगा। हमारा संगीत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ये भी क्षेत्र में नए नए आयाम और भारतीय सामाजिकता से ओतप्रोत कार्यक्रमों पर अपना काम कर रहे हैं। अभी श्रीधर जी खेती के बारे में बात कर रहे थे। यह बात सही है कि भारत में तो 0 बजट खेती होती ही थी और ऐसा सिस्टम था जो स्थायी था और लोग सुखी थे। अभी मैंने 1-2 लाइन कहीं पढ़ी थी, कोई कवि की कविता है, उसने लिखा कि ये सच है कि पुराने जमाने में हमारे घर कच्चे थे लेकिन पड़ोसियों से संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन नई सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी भारतीय प्राकृतिक पद्धति खेती पर बल देना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी उसको एक प्रमुख विषय मानकर बल देने का प्रयास किया है। उसके भी प्रतिफल आ रहे हैं क्योंकि जब भारतीय पद्धति से हम खेती करेंगे तो निश्चित रूप से जो उत्पादन है वो तो स्वच्छ होगा ही। हमारे शरीर पर जो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया हुआ उत्पादन है वो शरीर पर भी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव पैदा करता ही है, तो उससे तो बचेंगे ही, लेकिन भूमि की भी उर्वरा शक्ति को हम बचाने में सफल होंगे निश्चित रूप से। तो इस दिशा में भी काम बढ़ रहा है। अब सामान्य तौर पर अगर राष्ट्रवादी विचारों की सरकारें अस्तित्व में नहीं होती तो क्या कोई सभी सोच सकता था कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है? लोग अंग्रेजी पर अभिमान करने लगे थे, गर्व करने लगे थे। जो अच्छी अंग्रेजी बोलता वो समाज में विशिष्ट व्यक्ति है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो विशिष्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता, ऐसी मान्यता बन गई थी। लेकिन भारत में हिंदी और जो स्थानीय बोलियां और भाषाएं हैं उनका अपना महत्व है, उनका अपना मिठास है, उनका अपना संस्कार है। मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा ऐसी लुप्त होती भाषाएं और बोलियां उन पर भी काम कर रही है। आज सरकार के एजेंडे पर भी ये काम है। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। मैं इस मौके पर ये संगोष्ठी सफलता के सोपान तक पहुंचे इसके लिए अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में मुझे याद किया और इन सभी महानुभावों के दर्शन करने का सौभाग्य कुमार संजीव जी ने उपलब्ध कराया, उसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।